पिछले लेक्चर में अपन ने एक उदाहरण की सहायता से कैपिटल बेस, रीजनेबल रिटर्न ज्ञात करके उसके बाद आधिक्य का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। आज अपन बिजली आपूर्ति कंपनी से संबंधित जो दूसरे व्यवहार हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब रिलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। अपन ने डिस्कस किया था कि बिजली कंपनी प्रतिभूति के रूप में राशि जमा करती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, तो उसके संबंध में अकाउंटिंग भी समझना जरूरी है। अधिनियम की धारा 47 के अनुसार वितरण का लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति से धरोहर राशि मांग सकता है जिसके परिसर में वह बिजली की आपूर्ति कर रहा है। यह राशि अनुमानित बिल के भुगतान की राशि के आधार पर पर्याप्त होनी चाहिए। धरोहर राशि पर बैंक दर से या राज्य कमीशन द्वारा निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान करना होता है तथा जिसने धरोहर राशि जमा करवाई है यदि वह उसे वापस प्राप्त करना चाहता है तो उसे लौटाना होगा। पूर्व भुगतान वाले मीटर मतलब प्रीपेड मीटर से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से धरोहर राशि नहीं ली जा सकेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धरोहर राशि ली इसलिए जाती है कि यदि कस्टमर बिल का भुगतान न करे तो धरोहर राशि से उसकी बिजली के बिल की वसूली की जा सके। अब इसका लेखांकन कैसे होते हैं कि धरोहर राशि जब प्राप्त की जाती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट बीइंग सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड सॉरी। और लेखा वर्ष के अंत में धरोहर राशि पर जब ब्याज उपार्जित होता है तो एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट। इस उपार्जित ब्याज की राशि को ग्राहक के बिल में समायोजित करना होता है और जब इसे ग्राहक के बिल में समायोजित किया जाता है तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर लिया जाता है बीइंग एक्रूड इंटरेस्ट एडजस्टेड। वर्ष के अंत में धरोहर राशि तथा उस पर उपार्जित ब्याज को गैर चालू दायित्व के शीर्षक में दर्शाया जाएगा। यदि इसका भुगतान देय तिथि से 12 माह के भीतर न करना हो तो उसे चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। मतलब 12 महीने के भीतर यदि भुगतान न करना हो, न किया हो तो चालू दायित्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है। इसी तरह से एक चीज आती है पूंजीगत सेवा लाइन अंशदान, कैपिटल सर्विस लाइन कंट्रीब्यूशन। धारा 47 के अनुसार विभिन्न राज्य कमीशन सेवा लाइन तथा विकास सर्विस लाइन्स कम डेवलपमेंट जिसको SLD बोलते हैं, तो सेवा लाइन और विकास व्यय निर्धारित करते हैं। विद्युत कंपनियों के प्रकाशित लेखों में भिन्न भिन्न प्रकार से लेखांकन तथा प्रतिवेदन पाए गए हैं। एक तो ये भी तरीका है कि इसे एक दायित्व के रूप में दर्शाया गया और बाद में संपत्ति के जीवन काल में आय में परिवर्तित किया गया। दूसरा, इसे पूंजीगत प्राप्ति मानकर संचय और आधिक्य के रूप में दर्शाया गया जो वापसी योग्य नहीं होगा तथा उसका कोई भाग आय के रूप में हस्तांतरित नहीं किया गया। तीसरा, ये भी तरीका अपनाया गया कि इसे संचय के रूप में जमा करके संचय और आधिक्य शीर्षक में दर्शाया गया जो वापसी योग्य नहीं होगा तथा संपत्ति के जीवन काल के अनुपात में हाथ से मतलब डेप्रिसिएशन से मिलान करते हुए आनुपातिक हिस्से को आय विवरण में हस्तांतरित किया गया। और चौथा, ये भी पाया गया कि इस शीर्षक में प्राप्त राशि से गैर चालू संपत्तियों की लागत को कम किया गया तथा घटी हुई लागत पर हास का लेखांकन किया गया।
इन सभी परिस्थितियों में थर्ड जो परिस्थिति है वो अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, इसलिए इस विधि को विशेषता से काम में लिया गया है, उसे ही यहाँ दर्शाया गया है। इस विधि का लेखांकन इस प्रकार से, मतलब तीसरी विधि कौन सी है, इसे पूंजी संचय के रूप में जमा करके संचय और आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, जो कि वापसी योग्य नहीं होगा, और संपत्ति के जीवन काल के अनुपात में हास से, मतलब डेप्रिसिएशन से मिलान करते हुए अनुपातिक हिस्से को आय के विवरण में हस्तांतरित किया जाएगा। तो जैसे ही राशि प्राप्त होती है तो अपन एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सर्विस लाइन कॉन्ट्रीब्यूशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ सर्विस लाइन। फिर राशि हस्तांतरित करते हैं तो कैपिटल सर्विस लाइन कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और लास्ट में जब प्रोपोर्शनेट पार्ट, मतलब अनुपातिक भाग लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपके इसका लेखांकन हो गया। इसके बाद आपके कुछ पीडीएफ भेजी है मैंने, जिसमें हास के लिए अग्रिम, मतलब एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एएडी क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हास के लिए अग्रिम एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन और एएडी, मतलब दो आइटम, उनमें से जो कम होगा वो राशि हास के लिए अग्रिम मानी जाती है। तो एक तो है ऋण के भुगतान की राशि, मतलब ऋण के 10% से अधिक नहीं होगी किसी भी स्थिति में अनुसूची के अनुसार मूल्यह्रास। और दूसरा है ऋण के संचित भुगतान की राशि, मतलब उस वर्ष तक संचित या संचयी हास की राशि, कम्युलेटिव हास की राशि कितनी है, इन दोनों में से जो कम हो। तो ऋण के भुगतान पहला आया था, ऋण के भुगतान की राशि ऋण के 10% से अधिक नहीं, मतलब मैक्सिमम ऋण के 10% तक ही होती है एक्चुअल, और 10% जो दोनों में से कम हो। और दूसरी ऋण के संचयी भुगतान की राशि जो उस वर्ष तक संचयी हास की राशि होगी वो। तो एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन ज्ञात कैसे करते हैं उसको अपन समझते हैं। एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए 7 बिंदु हैं। 7वें बिंदु पे रिजल्ट आएगा। नंबर 1 रीपेमेंट ऑफ लोन, तो लोन का जितना भी वापस भुगतान हुआ है जो नॉट मोर देन 10% ऑफ लोन अमाउंट होता है। दूसरा डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर लिख देते हैं, चालू वर्ष का हास कितना है। तो पहले आइटम जो लोन का रीपेमेंट हुआ उसमें से दूसरा आइटम डेप्रिसिएशन करंट ईयर का घटाएंगे, तीसरा आइटम आ जाएगा डिफरेंस। फिर चौथा लिखेंगे कम्युलेटिव रीपेमेंट ऑफ लोन, जो लोन का अपन ने रीपेमेंट किया उसका कम्युलेटिव फिगर कितना आया वो लिख देंगे। पांचवा कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग, साल के शुरू में कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन, मतलब पिछले सालों का डेप्रिसिएशन जुड़ते जुड़ते जो आया साल की शुरुआत का, वो यहाँ लिख देंगे 5वें नंबर पे। और छठे नंबर पे 4 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे, कम्युलेटिव रीपेमेंट ऑफ लोन और कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन एट द बिगनिंग, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो ये डिफरेंस आ गया 6 नंबर पे। एक डिफरेंस आया था 3 नंबर पे। तो 7वें नंबर पे एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 3 - 6, मतलब एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन दैट इज 3 and 6 विच एवर इज लेस, तीसरे और छठे में से जो कम होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो ये एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन है। इसका मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको, पूरा कैलकुलेशन उसमें समझ में आ जाएगा। दूसरा इसमें है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट लिखी जाती है, फिर उसके बाद में बी पे एडिशन ड्यूरिंग द ईयर लिखा जाता है जो एडिशनल कैपिटल कॉस्ट है, फिर सी में क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ए प्लस बी मिला के सी आ जाती है, दोनों की जोड़।
फिर डी में एवरेज कैपिटल कॉस्ट, तो जो भी ए और सी है उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया जाता है, जो शुरुआत में थी और जो एंड में, इन दोनों का जोड़ करके और उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो एवरेज कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर 5वें नंबर पे लेस होगा कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड, जो भी आपको दी हुई होगी वो लेस कर देंगे। तो 6 नंबर पे आ जाएगा एवरेज कैपिटल कॉस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एवरेज कॉस्ट होगी कैपिटल की। उसके बाद 7वें नंबर पे आएगा वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो आपको दी हुई है। फिर एनुअलाइज डेप्रिसिएशन होगा, जो 6 नंबर पे आया और 7 नंबर पे इन दोनों का गुणा। उसके बाद एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, जो ऊपर के वर्किंग नोट से निकला वो यहाँ लिख देंगे, और लास्ट में टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो ठीक ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट की टोटल, इस तरह से ये टोटल डेप्रिसिएशन ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद ये पार्ट पूरा हो जाता है। आपको इसके वेरी शॉर्ट आंसर्स के टाइप क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे पीडीएफ में, जिसको आप ध्यान से पढ़िएगा और उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए, और बाद में इनके सजेस्टेड आंसर भी भेज दिए जाएंगे, उससे आप मिलान करके पता लगाइए कि आपने कहाँ गलती की, और कोई भी दिक्कत आए फ़ोन करके पूछ लेना। इसके बाद अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।